और अब बात करते हैं दिन की एक और बड़ी खबर की। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में आज इतने लोग आए जितने पहले कभी किसी रैली में नहीं देखे गए। जिस शहर की आधी आबादी मुस्लिम है, जिस राज्य में बीजेपी का कोई बड़ा बेस नहीं है, वहां मोदी को देखने के लिए, मोदी को सुनने के लिए इतने लोग कैसे आ गए? यह सवाल एंटी मोदी मोर्चा के सभी बड़े नेताओं को परेशान कर रहा है। मोदी ने वहीं से अपना नेक्स्ट ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। 24 के मोदी प्लान का फोकल पॉइंट मुसलमान है। प्रधानमंत्री ने 75% मुसलमानों तक पहुंचने का मुकम्मल प्रोग्राम तैयार कर लिया है। भाग्यनगर में बने प्लान से भगवा का भाग्य उदय कैसे होगा, कुछ बातें प्रधानमंत्री ने आज खुद बताई। परेड ग्राउंड की रैली में मोदी ने जो नहीं बताया वो इस रिपोर्ट में देखिए। पचास फीसदी वोट शेयर, 400 से ज्यादा सीट, दक्षिण में 100 से ज्यादा सीट और उत्तर में 300 से ज्यादा सीट। दिल्ली का भगवा दुर्ग मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ने बिल्कुल नया समीकरण तैयार कर लिया है। नरेंद्र मोदी ने टारगेट लॉक करके उसे अचीव करने का फॉर्मूला पार्टी को समझा दिया है और पब्लिक को भी बता दिया है। भाइयों और बहनों, बीते 8 वर्षों में हमने हर भारतीय के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। देशवासियों का जीवन कैसे आसान हो, विकास का लाभ कैसे हर व्यक्ति, हर क्षेत्र तक पहुंचे, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। दशकों तक जो वंचित रहे, शोषित रहे, उनको भी राष्ट्रीय योजनाओं के माध्यम से हमने विकास में भागीदार बनाया है। यही कारण है कि गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी सभी को आज लगता है कि भाजपा सरकार उनकी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं दोनों की पूर्ति कर रही है। 24 के चुनाव में मोदी को 50 फीसदी वोट शेयर का मतलब होगा अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जीत। 19 में मोदी ने 37 फीसदी वोट और 303 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। 24 में वो रिकॉर्ड भी टूट सकता है। मगर ये कैसे होगा? क्या 50 फीसदी में मुसलमान भी शामिल होंगे? मोदी ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो ओवैसी जैसे मुस्लिम नेताओं और तुष्टीकरण के सहारे राजनीति करने वाले पार्टियों के सारे समीकरण को ध्वस्त कर देगा। पहले इससे जुड़ी खबर बताते हैं, फिर इसकी व्याख्या करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जब यूपी की आजमगढ़ सीट पर रिपोर्ट पेश हो रही थी, तभी मोदी ने इंटरवेन किया। प्रधानमंत्री ने पार्टी को नया टास्क दिया। यह टास्क है पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का। मोदी पसमानदा को सेंट्रल स्कीम में ला रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेताओं से यह पता लगाने को कहा है कि सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं से पसमानदा मुसलमानों को कितना फायदा हुआ और अब जो किया गया उसके अलावा ऐसा क्या किया जाए कि पसमानदा मुसलमानों को और फायदा हो। पसमानदा का मतलब है पीछे छूटे हुए लोग। यह शब्द बिरादरी का नहीं, जमात के लिए इस्तेमाल होता है। अजलाफ और अरजाल यानी पिछड़े और दलित मुसलमानों को पसमानदा कहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जब मुसलमानों की बात करते हैं तो पसमानदा को छोड़ देते हैं। सेकुलर सियासत का दावा करने वाली पार्टियां भी टिकट बांटने में खान, पठान, शेख और सैयद को तवज्जो देती हैं। नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब इसका फायदा समझिए। अगड़े यानी अशराफ मुसलमान 20 से 25 फीसदी हैं, जबकि पसमानदा मुसलमान 75 से 80 फीसदी हैं। मोदी विरोध में अगड़े मुसलमान आगे रहते हैं। मोदी पिछड़े मुसलमानों को गले लगा रहे हैं। मोदी जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो उसका मतलब होता है
जिस तरह हैदराबाद शहर हर टैलेंट की उम्मीदों को नई उड़ान देता है, वैसे ही भाजपा भी देश की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इसलिए आज जब हम 21वीं सदी के समर्थ, सशक्त, आत्मनिर्भर भारत के रोड मैप पर काम कर रहे हैं, तब हैदराबाद में हुए भाजपा के इस मंथन का विशेष महत्व है। नरेंद्र मोदी ने पहले मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाया, 3 तलाक को कानून बनाकर खत्म किया, फिर उन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए काम शुरू किया। अब पसमानदा को पार्टी से जोड़ने का नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हुआ है। ये मोदी का नया वोट बैंक होगा जो 2019 के 37% वोट बैंक में ऐड होगा। पसमानदा मोदी की योजनाओं का लाभार्थी होगा तो वोट भी मोदी को ही देगा। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राज्यों की रिपोर्टिंग चल रही थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव रामपुर और आजमगढ़ की चर्चा चली। यहीं पीएम मोदी ने कहा कि अगर कल्याणकारी योजनाएं ठीक से चले तो फिर जातीय आधार पर बने समीकरण आसानी से ध्वस्त किए जा सकते हैं। पीएम मोदी ने यहीं पर पसमानदा मुसलमानों के बारे में अपना प्लान बताया, साथ ही पार्टी को टास्क भी दिया। असल में यूपी में जितनी मुस्लिम आबादी है उसका लगभग 75 से 80% पसमानदा मुसलमान हैं। ये वो लोग हैं जो कि अपने कामकाज में व्यस्त रहते हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। ये मोदी विरोध के एजेंडे में नहीं फंसते। पीएम मोदी का यही टारगेट है कि इस वर्ग तक संगठन के मार्फत अपना आउटरीच बढ़ाया जाए, और ऐसा हुआ तो बीजेपी के लिए एक बड़ी बात होगी। देश में इन दिनों हिंदू मुसलमान टेंशन हाई है। सर तन से जुदा के नारे लगाए जा रहे हैं। उदयपुर वालों, गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। दुआ में याद रखना। नफरत को खत्म करने के लिए मोदी ने तरीका ढूंढ लिया है। तुष्टीकरण करने वालों की खैर नहीं, मगर मुसलमानों से कोई बैर नहीं। नरेंद्र मोदी तुष्टीकरण नहीं करेंगे, नरेंद्र मोदी मंदिर बनाते रहेंगे। मोदी धर्मस्थानों को जोड़कर टूरिस्ट सर्किट बनाते रहेंगे। प्रधानमंत्री मुस्लिम टोपी नहीं पहनेंगे। पीएम हाउस में इफ्तार पार्टी नहीं होगी। मोदी मनमोहन की तरह देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक वाला बयान भी नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी देश की सियासत को तुष्टीकरण से तृप्तिकरण की ओर ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी की न्यू मुस्लिम नीति की पूरी रूपरेखा भाग्यनगर में लिखी गई। मोदी हैदराबाद को भाग्यनगर ही कहेंगे। बीजेपी हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ेगी, मगर हिंदू मुसलमान टेंशन को डाउन करेगी। मोदी ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को स्नेह यात्रा निकालने का ऑर्डर दिया है। यह स्नेह यात्रा बीजेपी के मुस्लिम आउटरीच प्रोग्राम जैसा होगा। गरीबों को मुफ्त राशन हो, गरीबों को मुफ्त इलाज हो, भाजपा सरकार की नीतियों का लाभ सभी को बिना भेदभाव मिल रहा है और सेवा भाव से मिल रहा है। यही तो सबका साथ सबका विकास है। इसी वजह से आज देश के सामान्य नागरिक का भाजपा पर इतना विश्वास है। मुझे खुशी है कि तेलंगाना के लोगों का भी भाजपा पर ये विश्वास लगातार बढ़ रहा है। ज्यादा दिन नहीं हुए, केवल 9 दिन पहले की बात है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने गुजरात के गुलबर्गा हाउसिंग सोसाइटी दंगा केस में नरेंद्र मोदी को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया था। नरेंद्र मोदी प्योर हैं, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मोदी 24 कैरेट गोल्ड हैं, यह मोहर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। मोदी के विरोधियों ने 20 साल तक यह नैरेटिव चलाया कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं और उनके सीएम ऑफिस से ही दंगे का प्लान बना था। सुप्रीम कोर्ट ने उस नैरेटिव को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को अखबार की सुर्खियों तक नहीं छोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जो कहा उसे घर घर पहुंचाया जाएगा। हिंदू मोदी को जानते हैं, मुसलमान भाइयों के घर घर और मोबाइल तक मोदी का मैसेज पहुंचाने का काम बीजेपी को करना है।
यह सब हवा में नहीं होगा। बीजेपी को बताना होगा कि मुसलमानों को फायदा मोदी से है। घर बनाकर मोदी ही देते हैं, 2.5 साल से राशन मोदी ही दे रहे हैं, खाते में पैसा मोदी ही डालते हैं, जनधन खाता मोदी नहीं खुलवाया है, हेल्थ कार्ड मोदी नहीं बनवाया है, हुनर हाट मोदी नहीं लगवाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आपने भरपूर प्यार दिया, भरपूर समर्थन दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भाजपा ने जितना समर्थन तेलंगाना में हासिल किया, उसमें निरंतर वृद्धि होती रही है और ये वृद्धि ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके प्यार को दर्शाती है। आपकी इस निरंतर प्यार बढ़ता रहा है, निरंतर वृद्धि होती जा रही है, वो हर चीज में दिखाई दे रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने गृह मंत्री अमित शाह के जिस प्रस्ताव को पास किया, उसकी थीम यह है कि देश के विकास के लिए बीजेपी को अगले 30 से 40 साल तक केंद्र और राज्यों की सत्ता में रहना होगा। यह तभी होगा जब भगवा ध्वज पूरे देश में लहराएगा। नरेंद्र मोदी बीजेपी को नई नई ज्योग्राफी तक ले गए हैं। नए नए डेमोग्राफी में बीजेपी को एक्सेप्टेबल बनाया है। दक्षिण का दुर्ग अभी शेष है। मोदी ने तेलंगाना से दक्षिण विजय अभियान का श्री गणेश कर दिया है। विपक्षी पार्टियां जब ये कहती है कि तेलंगाना में बीजेपी एक नॉन प्लेयर है, तो बीजेपी जवाब कुछ इस तरह से देती है। मुख्यमंत्री केसीआर की पार्टी टीआरएस के लोग जब ये कहते हैं कि सिर्फ 3 एमएलएज वाली पार्टी तेलंगाना में क्या करेगी, तब बीजेपी एक बहुत बड़े परेड ग्राउंड को केसरिया रंग में रंग देती है। बीजेपी का ये जवाब है, क्योंकि उत्साह बीजेपी के पक्ष में पूरे राज्य में जबरदस्त है। यही वजह है कि आज की इस सभा में लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और इतना उत्साह बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में तेलंगाना में शायद पहले कभी भी देखने को नहीं मिला। नरेंद्र मोदी की मेहनत और नरेंद्र मोदी की किस्मत दोनों का नतीजा है कि विपक्ष पूरी तरह बेदम है। कांग्रेस मोदी का मुकाबला करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी और उनकी टीम ने मोदी पर आरोप तो बहुत लगाए, लेकिन मोदी पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा पाए। समूचे उत्तर भारत में सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस किसी तरह सांस ले पा रही है। पिछले 8 सालों में यानी कि साल 2014 के बाद के चुनावों का अगर रिव्यू करें तो ऐसा लगेगा कि लोकसभा चुनाव के हिसाब से बीजेपी के सामने कोई भी चुनौती नहीं। राज्यों में भी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, वहां बीजेपी का ही पलड़ा ज़्यादा मजबूत रहता है। लेकिन बीजेपी को असली चुनौती वहां मिलती है जहां पर रीजनल पार्टियों के लोकल लीडरशिप बहुत मजबूत हों। रीजनल छत्र बीजेपी को चुनौती देते हैं, जैसे उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तेलंगाना में भी रीजनल छत्र का राज है और बीजेपी से चुनौती दे रही है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि कर्नाटक के बाद दक्षिण में ये उसका दूसरा दुर्ग हो सकता है। हैदराबाद में बीजेपी ने एक धमाकेदार शो किया और दक्षिण के इस किले को जीतने का अपना प्लान बनाया। मोदी से लड़ने के लिए राहुल गांधी विपक्ष की सभी पार्टियों को, विपक्ष के सभी नेताओं का मोर्चा बनाने में लगे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में उसका पहला टेस्ट होगा, लेकिन मोदी वर्सेस ऑल में मोदी की जीत तय है। आदिवासी समुदाय की द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट कैंडिडेट बनाकर मोदी ने ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों का दिल जीत लिया है। इसका फायदा मोदी को मिलेगा जरूर। मोदी एक एक वोट को अहमियत देते हैं, स्थान, काल और परिस्थिति को देखकर मुद्दों को वजन देते हैं। लेकिन राज्य चाहे कोई भी हो, मोदी की पार्टी क्षेत्रवाद, वंशवाद और परिवारवाद पर चोट जरूर करती है। भाई केसीआर, हिसाब दो तेलंगाना की जनता को। 8 साल से गद्दी पर बैठे हो, युवाओं के रोजगार का क्या हुआ? केसीआर के मन में युवाओं का रोजगार का मतलब केटीआर का रोजगार है, आपका रोजगार नहीं है भाई। वो आपके रोजगार की चिंता नहीं करते हैं, वो केवल और केवल
अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अरे मजलिस के त्रास से सहमे हुई ये जनता की भी कोई चिंता नहीं है। दिन रात उनको एक ही चिंता है, मेरे बेटे को मैं कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं, कैसे मुख्यमंत्री बनाऊं। केसीआर, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगली बारी ना आपकी है ना आपके बेटे की है, अगली बारी भारतीय जनता पार्टी की। मोदी ने 24 के अभियान का आगाज कर दिया है। मोदी ने अपनी स्ट्रेटजी पार्टी को समझा दी है, लेकिन पॉलिटिक्स कोई स्टैटिक चीज नहीं है। मोदी की पॉलिटिक्स डायनामिक है, समय के अनुसार ये बदलेगी भी और नए नए रूप भी लेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।